ये जो चैप्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्यार से चीजों को डिकोड करने वाले हैं, काफी सारी ट्रिक्स हैं, काफी सारे न्यूमोनिक्स हैं जिनसे आपको ये चैप्टर और आसान लगेगा। मेरे हैंड ड्रॉन माइंड मैप्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 12 से 16 टाइम अगर आप इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, यानी आप मान के चलिए आप लगभग 6 से 8 लीटर एयर जो है ये इनहेल कर रहे हैं इन अ मिनट। इस पर्टिकुलर कर्व से हमें ये पता लगता है कि किन किन पॉइंट्स पे, किन किन कारणों की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो सकता है, हट सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। और आज इस माइंड मैप सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर इस चैप्टर को हम लोग कह सकते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहां पर हम अलग अलग एनिमल्स की भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन प्राइम फोकस जो हमारा है वो ह्यूमन के ऊपर रहेगा, बिकॉज ये जो चैप्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो एक एक चीज को काफी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्यार से चीजों को डिकोड करने वाले हैं, काफी सारी ट्रिक्स हैं, काफी सारे न्यूमोनिक्स हैं जिनसे आपको ये चैप्टर और आसान लगेगा। और सोने पे सुहागा मेरे हैंड ड्रॉन माइंड मैप्स आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आती, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी, और बहुत ही कम इलाके में आपको सारा का सारा कंटेंट भी कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में मिल रहा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं वी ऑलवेज थिंक ऑफ द नेम। हम हमेशा चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो भैया ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा का आदान और प्रदान, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं दैट इज इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं दैट इज एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन। इसके सम को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, यानी चाहे आप सांस ले रहे हो चाहे आप सांस छोड़ रहे हो, इनके क्यूमुलेटिव सम को हम लोग ब्रीदिंग कहेंगे। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको पता है कि आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर एक सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने जो भी खाना खाया है वो खाना डाइजेस्ट होकर के आपके अलग अलग सेल्स में पहुंचेगा, और अलग अलग सेल्स में ये जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पहुंचा है इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी बनाते हैं, जो कि हमारी एनर्जी करेंसी है। यानी कि अगर आपको अपने सारे के सारे सेल्स में बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी बनानी है तो आपको हर सेल में ऑक्सीजन भी देना होगा, और जब ये एनर्जी बनती है तो उसके साथ साथ CO2 भी बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो आपको हर सेल को ऑक्सीजन देनी है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब हम वातावरण से ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले जाएंगे और वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल हर टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हर सेल और टिश्यू से CO2 लेकर के हम हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग कह रहे हैं, जिससे हम ऑक्सीजन को बॉडी में डालते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। सो ब्रीदिंग का क्या हो गया भैया? इंस्पिरेशन, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है, एंड एक्सपिरेशन, जिससे CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन सर क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम चीजें हैं? नहीं, ये सुनने में सेम लगती हैं और किताबों में भी कई जगह इनको सेम ही लिखा रहता है, लेकिन ये सेम है नहीं। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन का मतलब है आपने सांस के थ्रू जो ऑक्सीजन अपने सेल्स में डाली है वो अब काम करने लगी है, वो आपकी बॉडी में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लगी है एंड एनर्जी बनाने लगी है। तो जो रेस्पिरेशन शब्द है इसका मतलब एनर्जी जनरेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, एटीपी फॉर्मेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने जो ऑक्सीजन ली है अपनी बॉडी में, ये इनडायरेक्टली क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है टू मेक एटीपी या एनर्जी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब ये जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का और मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, ये डिफरेंट होता है काफी सारे अलग अलग एनिमल्स में, एंड इट डिपेंड्स ऑन हैबिटेट कि एक ऑर्गेनिज्म कहां रहता है। अगर लेट्स से एक एनिमल पानी में रहता है तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, और अगर एक एनिमल लैंड पे रहता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। तो जहां पर एक एनिमल रहता है वो चीज तो मैटर करती ही है कि उसका ब्रीदिंग कैसा होगा। सेकेंडली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी तो मैटर करता है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन मेरे भाई ये लेवल हैं क्या कि आपकी बॉडी किस स्तर पे डेवलप्ड है। क्या आपकी बॉडी में सिर्फ चुनिंदा सेल्स है तो आपकी बॉडी डायरेक्टली ही गैसियस एक्सचेंज कर सकती है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो रहेगी। अगर आपकी बॉडी पतली है, टेप जैसी, जैसे कि टेप फॉर्म्स की होती है, तो डायरेक्टली आप एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते हो और आपकी बॉडी का अंग अंग जो है ऑक्सीजन ले सकता है और CO2 छोड़ सकता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट में ही। हम ऐसा नहीं कर सकते।
तो हमारे अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनको लंग्स कहा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप के यहां पर स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस जिनको पॉरीफेरा कहा जाता है, स्पॉन्जेस जिनमें से एक बाथ स्पंज भी है जिसको आप अपनी बॉडी पे रगड़ रगड़ के नहाते हैं। इनकी बॉडी में काफी सारे पोर होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है। सीलंट्रेटा और फ्लैट वॉर्म, जैसे मैंने टेप वॉर्म का यहां पर नाम लिया था, तो ये इतने पतले होते हैं, इनकी बॉडी इतनी सिंपल होती है कि इनकी बॉडी सरफेस से ही डायरेक्टली CO2 बाहर जा सकता है और ऑक्सीजन अंदर आ सकता है। इन्हें किसी और ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। अर्थवॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो अर्थवॉर्म की गिलगिली जो क्यूटिकल है, भीगी हुई जो क्यूटिकल है, मॉइस्ट क्यूटिकल, इससे गैसेस का आदान प्रदान हो सकता है। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होते हैं, जैसा हमने देखा था कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच पढ़ चुके हैं हम लोग तो हमको आता है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, अब कोई आर्थ्रोपोड है जो कि पानी में रहता है तो इसमें गिल्स होंगी, इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंड मोलस्क के अंदर भी, ये भी आपके पानी में रहते हैं, इसमें भी गिल्स पाई जा सकती हैं। फिशेस भी पानी में रहती हैं, मछली जल की रानी है तो जल की रानी है तो इसमें भी गिल्स पाई जाएंगी। एम्फीबियन, भैया एम्फीबियन में हमने फ्रॉग पढ़ लिया है। फ्रॉग में स्किन से भी रेस्पिरेशन होती है जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। आपका बक्कल कैविटी से भी हो रही थी जिसको हम बक्कोफोरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और लंग से भी हो रही थी जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फ्रॉग में अलग अलग टाइप के आपको यहां पर ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बाकी एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, पक्षियों की बात करें और मैमल्स की बात करें तो ज्यादातर ये लैंड पे रहते हैं, यानी इनमें लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि उसकी बॉडी का लेवल क्या है एंड हैबिटेट की वो रहता कहां पर है, इन दोनों चीजों पर बेस्ड आपको एनसीईआरटी में सारे के सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब मेरे दोस्त अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए आपको नाक के 2 छेद दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले होठ के जस्ट ऊपर आपको नाक के 2 छेद दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, यानी नाक के 2 छेद हैं जो कि आपको देखने को मिले अबव लिप्स यानी होठों के ऊपर। इसके बाद नाक के 2 छेद है, यहां से देखोगे तो नेजल पैसेज दिखाई देगा, है ना, अंदर की साइड ये नली है, इन छेदों के बाद एक पाइप जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज योर नेजल पैसेज। जो आपके नोज की लेंथ है दैट इज बेसिकली योर नेजल पैसेज। फिर नेजल पैसेज के थ्रू आपकी अंदर हवा पहुंच जाएगी जिसे हम कहते हैं नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आपका एक कॉमन पैसेज आएगा विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसको कॉमन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये कॉमन पैसेज इसीलिए है क्योंकि इस फेरिंग्स में आपका फूड भी जाता है और एयर भी। भाई चाहे आप सांस ले रहे हो वो भी यहीं पहुंचेगी और चाहे आप खाना खा रहे हो वो भी यहीं पहुंचेगा। सो देयर इज अ कॉमन पैसेज कॉल्ड एज फेरिंग्स जो कि आपका फूड प्लस एयर दोनों का दोनों कंटेन करता है, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद खाना आपका इसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है और हवा आपकी ट्रेकिया यानी विंड पाइप में चली जाती है। तो बाइफर्केशन हो जाता है आपका फेरिंग्स के बाद। यहां हम रेस्पिरेशन यानी हवा की चर्चा कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा फेरिंग्स का छोटा भाई लेरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ कार्टिलेज और ये वॉइस बॉक्स जो है ये आपकी आवाज निकालने में मदद करता है, यानी यहां से आपकी वॉइस जनरेट होती है और शब्दों को आकार आप अपनी जीभ से और बाकी सारे माउथ पार्ट से देते हैं। जैसे कि अगर आप माउथ पार्ट्स का इस्तेमाल ना करें तो एक जैसी ही आवाज निकलेगी, लेकिन जब आप बोल रहे होते हैं तो आपकी टंग अलग अलग जगह पर टच होती है, डिफरेंट टाइप के जो वर्ण हैं, डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स हैं वो आपके निकल रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश में अगर आप बोले तो। अल्टीमेटली ये जो लेरिंग्स है इट इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। लेरिंग्स के बाद आपका ट्रेकिया आ गया जी, विच इज कॉल्ड एज विंड पाइप। तो जो ट्रेकिया है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे विंड पाइप कहा, और आगे चल के क्या बनाएगी? लंग्स बनाएगी। अब जो ट्रेकिया है ये प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे, टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगे, देन उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, एल्वियोलाई बनाएंगे और आपके ये पूरे के पूरे लंग्स को बना रहे होंगे। तो ये जो ट्रेकिया है ये आपका लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट। T5 के लेवल पे यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, राइट। अगर मैं आपको यहां पर गोटिया भाई दिखा दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि T5 क्या होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होता है। देखिए ये गोटिया भाई की रीढ़ की हड्डी है, तो सबसे पहले आपको 7 हड्डियां दिखाई देती हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वाइकल, राइट। यहां पर देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, राइट। तो सर्वाइकल के बाद होती है आपकी थोरेसिक। तो इस थोरेसिक पे T1 T2 T3 T4 T5 लगभग इस लेवल पे आकर के, अगर आगे से आप देखें तो लगभग इस लेवल पे आकर के आपके 2 भागों में प्राइमरी ब्रोंकाई जो है बट जाती है, राइट। एंड उसके बाद आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई बना देती है सेकेंडरी ब्रोंकाई,
टर्शरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन, यानी आपके लंग्स का पार्ट जो है बनना शुरू हो जाता है। दिस इज योर ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो T5 यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई बन गई, दोनों साइड, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये और ब्रांचिंग करके बन गई सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर और ब्रांचिंग हुई, दैट इज टर्शरी ब्रोंकाई, देन उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से भी पतले ब्रोंक्यूल्स, फिर इनिशियल के बाद टर्मिनल यानी एंड वाले ब्रोंक्यूल्स और पतले पतले, एंड देन आपकी एल्वियोलाई विच आर वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें पतली एपिथेलियम लगी रहती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एल्वियोलाई जो है छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि हवा जब आती है तो फूल जाते हैं और इनकी मेम्ब्रेन और पतली हो जाती है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका एक बलून है, तो इस बैलून की वॉल बहुत मोटी है, अभी फिलहाल बहुत मोटी है। जब मैं इसमें हवा भरूंगा तो इसकी वॉल जो है पतली होती चली जाएगी। आप घर पे भी ये करके देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अब अगर आप इसकी वॉल देखें, देन दैट इज वेरी वेरी थिन। अब इसकी वॉल बहुत पतली हो चुकी है, आसानी से फूट सकता है। पहले जो है इसकी वॉल बहुत मोटी थी, तो अब इसकी वॉल पतली हो गई है, इससे गैसेस आसानी से एक्सचेंज हो जाएंगी। तो जो एल्वियोलाई है ना, इसके जस्ट पास ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है वो भी बहुत पतली है, और एल्वियोलाई की जो आपकी लेयर है दैट इज ऑल्सो स्क्वेमस, ये भी बहुत पतली है। तो यहां से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में लोड हो जाता है, और ब्लड वेसल से जो CO2 आया होता है वो यहां पर लोड हो जाता है, एंड देन CO2 बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है और O2 बॉडी के अंदर ले जाती है। इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप लेट्स से ट्रैकिया मान लीजिए, या आप रेस्पिरेटरी पैसेज मान लीजिए, जहां से आपके एल्वियोलाई तक हवा आ रही है। तो ये आपका एक जनरल मैकेनिज्म है जो आपको देखने को मिलता है, करेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखें तो लंग्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आपका नेजल यहां पर पैसेज, देन नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, फिर उसके बाद आपका फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया। यहां तक तो लंग्स का नामो निशान नहीं है। जब ट्रेकिया प्राइमरी आपके यहां पर बना बैठा है ना, ब्रोंकाई, जब ये प्राइमरी ब्रोंकाई बना बैठा, दोनों साइड बट गया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, देन हम कह रहे हैं कि लंग्स की शुरुआत हुई है। फिर ये ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये अलग अलग लंग्स बना रहे हैं। तो लंग्स अगर आप देखें तो नंबर 1 से शुरू किया आपने, यानी आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड आपका एल्वियोलाई, ये मिलकर के लंग्स बना रहे हैं। उससे पहले ट्रेकिया तक आपका लंग्स शुरू नहीं हुआ था। अगर आप देखें तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं आपकी ट्रेकिया में, एज वेल एज आपका 1 2 3 4 के अंदर, यानी कि आपका यहां पर हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई पे नहीं पाई जाती। इनकम्प्लीट रिंग्स का मतलब, इस तरीके से आपके घर में भी छोटी छोटी सी कीलें लगी हुई होती है, राइट। ये इनकम्प्लीट सी शेप है, क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि इनको आप दीवार पे गाड़ते हो तो पीछे की साइड तो दीवार का सहारा है ही, आपको तो किसी चीज को हल्का सा स्टेबलाइज करना है। लेट्स से ये आपका स्केच पेन है, इसको मुझे दीवार पे गाड़ना है, तो दीवार तो पीछे है ही एज अ सपोर्ट, यहां पर मैं ये सी शेप स्ट्रक्चर लगा दूंगा और इस कील को ठोक दूंगा, तो मुझे इनकम्प्लीट सी शेप स्ट्रक्चर लगाने को मिला, क्योंकि पीछे की साइड तो ये ऑलरेडी सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है दीवार का, सिर्फ मुझे इसको यहां से सपोर्ट प्रोवाइड करना था आगे से। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो जो ट्यूब है हमारी, पीछे से तो इनके पास सपोर्ट है ही, आगे की साइड इनको कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आधा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होंगी, इसलिए सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो आपकी स्टार्ट होती हैं किस लेवल पे, ट्रेकिया लेवल पे, और उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक पाई जाती हैं। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वियोलाई है, इनमें इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती। अगर आप देखें नॉस्ट्रिल से लेकर के आपके नाक के छेदों से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहां तक आपका कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, यानी इस पूरे के पूरे पार्ट का काम क्या है, हवा को एल्वियोलाई तक पहुंचाना। यह गैसियस एक्सचेंज नहीं करा रहा, यह सिर्फ और सिर्फ गैस को पकड़ करके, हवा को पकड़ करके लेके आ रहा है एल्वियोलाई तक, तो इसे कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, बीच में आपको पता है कि आपके हेयर्स भी मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। ये इतना बड़ा आपका पैसेज है कि इसमें आते आते हवा जो है आपके बॉडी टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाती है। अगर हवा बहुत गर्म है तो उसको ठंडा कर दिया जाता है, बहुत ठंडी है तो उसको गर्म कर दिया जाता है, यानी टेम्परेचर मेंटेनेंस यहां पर दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करता है ये एयर को, क्योंकि नाम ही है कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर करता है एयर को, कोई पैथोजन वगैरह है, डस्ट वगैरह है तो उसको हटाते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, गीली करते हैं एयर को जिससे उसका डिफ्यूजन बढ़ सके, एंड सेट करते हैं टेम्परेचर को
हवा ठंडी है तो गर्म कर दी, गर्म है तो ठंडी कर दी, बॉडी के आसपास टेम्परेचर पर ले आते हैं। एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की जो डक्ट हैं ये आपका मेन एक्सचेंज पार्ट शो करती हैं, तो इसको एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट कहा जाता है। यहीं से आपकी गैसेस ब्लड वेसल में लोड हो जाती हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि एल्वियोलाई जो है उसके पास आपकी ब्लड वेसल होती है। तो ऑक्सीजन जो नया नया आया है एल्वियोलाई में वो ब्लड में लोड हो जाएगा, और ब्लड जो CO2 गंदा ब्लड लेकर आई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है, उसका CO2 एल्वियोलाई में आ जाएगा और आपकी बॉडी के बाहर निकल जाएगा जब आप सांस छोड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग पार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एंड आपका एल्वियोलाई की अगर आप बात करें और एल्वियोलाई की डक्ट की, तो ये एक्सचेंज पार्ट कहलाता है। तो लंग्स जो है ये आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और इसको डबल लेयर्ड प्लूरा कवर करती है, इसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दो लेयर है, तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो बाहर के ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, इसे कहा जाता है विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा। पराइटल यानी पेरीफेरी पे और विसरल मतलब विसरा के साथ ये कनेक्टेड है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। क्योंकि दो लेयर्स हैं तो वो भी आपस में घिस ना जाए, उनके बीच में फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है, और ये जो फ्लूइड है ये हमेशा शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। किसी भी ऑर्गन में अगर प्रेजेंट होगा तो ये ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। तो यहां पर दो प्लूरल लेयर्स हैं और उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा। यहां देखिए, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर, जैसे आपकी प्लांट में एपिडर्मिस हम पढ़ते हैं, डर्मा मतलब लेयर, एपी मतलब सबसे ऊपर वाली। तो यहां पर क्या है, एपिग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप रहेगा, और ये फ्लैप जो है ये आपका रिमूव होता रहता है और कवर करता रहता है चीजों को। तो कवर अनकवर ये सिस्टम चलता रहता है। अगर आप सांस ले रहे हैं, है ना, अगर आप सांस ले रहे हैं तो वो जो हवा है उसका ठीक से पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने का ठीक से पास होना जरूरी है। अगर खाना आपके ट्रेकिया में चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार खाते खाते आपको बहुत जोर जोर की खांसी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी इस फ्लैप की जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। तो आपका खाना जो है विंड पाइप में चला जाता है, उससे दिक्कत हो जाती है अगर थोड़ा सा भी खाना चला गया तो। एंड दैट्स वाई आपके विंड पाइप को हमको क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, जिससे कि जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना अलग हो जाए, ईसोफेगस में चला जाए, विंड पाइप में एंटर ना करे, सिर्फ हवा आपकी विंड पाइप में जाए। दैट्स वाई इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन लेरिंग्स, जिससे कि फूड जो है वो लेरिंग्स में और ट्रेकिया इन सब में एंटर ना कर जाए। इसलिए लेरिंग्स के ऊपर क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जिससे कि हवा हवा वाले पाइप में चली जाए और खाना खाने वाले पाइप में चला जाए। इन दोनों में कोई मेल मिलाप ना हो, इन दोनों में कोई कंटेमिनेशन ना हो। अब देखिए दोस्त, लंग्स जो है ये एक्चुअल में एयर टाइट चैम्बर्स कहे जा सकते हैं। लंग्स जो है ये आपके एक पिंजरे में प्रेजेंट है जो कि एयर टाइट है। उस पिंजरे की वॉल्यूम बढ़ेगी तो ही आपके लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी। आप ये समझ सकते हैं कि एक चिड़िया है, लेट से उस चिड़िया को आपने इतने से पिंजरे में रख रखा है, तो वो चिड़िया उतने ही पिंजरे में उड़ पाएगी। अगर आप पिंजरा बड़ा कर दोगे तो वो चिड़िया बड़े इलाके में घूम पाएगी। यानी चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त वो पिंजरा है जिसने उसे कैद किया हुआ है। तो यहां पर आपकी ये जो थोरेसिक कैविटी है यही आपके लंग्स की वॉल्यूम को डिसाइड करती है। अगर आप अपने थोरेक्स की कैविटी को बढ़ा लें तो आपके लंग्स की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, जितनी उसको जगह दोगे उतने ही लंग्स आपके बड़े होते चले जाएंगे। तो अगर आप देखें तो लंग्स जो है ये डॉर्सली यानी पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी से घिरे हुए हैं, आगे की साइड पे स्टर्नम से घिरे हुए हैं। ये जो आपकी हड्डी है जहां पे रिब्स आकर के कनेक्ट होते हैं दोनों साइड से, दिस इज स्टर्नम। साइड में आपका रिब केज है, यानी कि पूरा का पूरा जाल बना हुआ है आपके इन पूरे के पूरे रिब से। और बिलो यानी नीचे आपका एक डोम शेप, गुंबद शेप आपका स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहा गया है, जो कि मैमल्स की एक खास पहचान है। तो मेरे दोस्त, अगर आप पिंजरे का साइज बढ़ाओगे यानी थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग्स की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि कहीं वॉल्यूम ज्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। मेरे दोस्त, अगर एक बहुत बड़ा कमरा है, इसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं, तो अभी इनका प्रेशर कम है, ये आराम से पड़े हुए हैं दूर दूर। लेकिन इस कमरे की सारी हवा को मैं अगर एक डिब्बे में कैद कर दूं तो इतने ही मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अब छोटी सी जगह पर पाए जा रहे हैं, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराएंगे और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो अगर आपको सांस लेनी है तो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल कहता है अगर आपको सांस लेनी है तो आपकी हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी। डिफ्यूजन ऐसे ही होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर आपको सांस लेनी है तो मेरे लंग्स में एयर का प्रेशर कम होना चाहिए।
एयर का प्रेशर कम होना चाहिए यानी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम हो गया। तो यहां पर देखिए, अगर मुझे सांस लेनी है, अगर मुझे इनहेलेशन करनी है, तो यहां पर आपका जो डायफ्राम है, राइट, इसको किस तरीके से छेड़ दिया जाएगा, इस डायफ्राम को हम लोग क्या कर देंगे, सीधा सीधा कर देंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर ये डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है तो लंग्स की वॉल्यूम कम है ना, सॉरी, अगर रिलैक्स है तो लंग्स की वॉल्यूम कम है। अगर मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करना, और छोटा मतलब भाई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली सबसे छोटी लाइन कौन सी होती है, अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मुझे डायफ्राम को छोटा करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, इससे छोटा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो डायफ्राम सबसे छोटा कब होगा, सबसे कॉन्ट्रैक्टेड कब होगा, जब वो ऐसे पाया जाएगा सीधा सीधा, तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई ना, क्योंकि पहले डायफ्राम ऐसा था तो लंग्स की वॉल्यूम इतनी थी जितनी मैं ऊपर मार्क कर रहा हूं। लेकिन अब क्या हो गया मेरे भाई, अब आपके लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई है इतनी, है ना, नीचे वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर घट गया। अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम यानी नेगेटिव प्रेशर हो गया लंग्स में, तो बाहर से हवा अंदर आ जाएगी यानी इनहेलेशन हो जाएगी। तो यहां पे डायफ्राम का तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही हुआ, यहां पर इसके साथ साथ आपका इंटरकोस्टल मसल्स का भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये जो रिब्स के बीच में मसल्स हैं ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वॉल्यूम ओवरऑल आपकी बढ़ गई है इस थोरेसिक चैम्बर की। थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी तो लंग्स का प्रेशर कम, लंग्स का प्रेशर कम तो एनवायरमेंटल प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आ गई। अगर आपको हवा छोड़नी है, अगर आपको सांस रिलीज करनी है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी चीजें जाएंगी, यानी लंग्स में प्रेशर हाई होना चाहिए, लंग्स में प्रेशर हाई यानी लंग्स की वॉल्यूम लो होनी चाहिए। लंग्स की वॉल्यूम लो तो डायफ्राम को हम लोग बहुत बड़ा कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे कि भाई आराम से रिलैक्स हो जाओ, तो आपके लंग्स की वॉल्यूम जो है अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। पहले जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड था, सबसे छोटा था, तो लंग्स की वॉल्यूम इतनी थी, अब इसकी वॉल्यूम लगभग आधी हो गई है, ये बीच का इलाका खाली हो गया है। वॉल्यूम अगर इतनी कम हो गई है तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर यहां पर ज्यादा तो बाहर कंपैरेटिवली कम, तो आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा निकल जाएगी, यानी आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा। ये हमने देखा, बिकॉज वॉल्यूम अगर आपकी कम हो चुकी है लंग्स की, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर जो पहले वाली आपकी मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये दोनों के दोनों रिलैक्स हो गए। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, छोटे हुए हैं, तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, और यहां पर आपके लंग्स की वॉल्यूम जो है ये कम हो गई। ये बात हमको देखने को मिली फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अगर आपको फोर्सफुल सांस लेनी है तो आपको कुछ एडिशनल मसल्स का भी सहारा लेना पड़ता है, जो कि आप प्राणायाम करते टाइम लेते हैं। एब्डोमिनल मसल्स भी हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी हैं, इनका सहारा आप लेते हैं फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग। अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं तो एडिशनल मसल्स का भी सहारा आप ले सकते हैं, राइट। तो ब्रीदिंग आप करते हैं 1 मिनट में नॉर्मली 12 से 16 टाइम, और स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर से आप नाप सकते हैं कि आप कितनी एयर इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मली हम 500 ml हवा यानी आधा लीटर हवा इनहेल या एक्सहेल करते हैं। तो 12 से 16 टाइम अगर आप इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, यानी आप मान के चलिए आप लगभग 6 से 8 लीटर एयर जो है ये इनहेल कर रहे हैं इन अ मिनट। या आप रेस्पायरोमीटर से नाप सकते हैं या स्पायरोमीटर से नाप सकते हैं। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कैसी है, ये आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम दैट मशीन। तो काफी सारे जो लंग पेशेंट्स होते हैं उनको स्पायरोमीटर दिया भी जाता है फूंक मारने के लिए। आपने कई सारी वीडियोस में देखा भी होगा कि एक मशीन होती है जिससे लोग खेल रहे होते हैं, तो एक्चुअल में खेलने की मशीन नहीं है। इट इंक्रीजेज योर लंग कैपेसिटी, क्योंकि आप फूंक मारते हैं तो कुछ बॉल्स हैं जो ऊपर जा रही होती हैं, तो आप कितनी जोर की फूंक मारते हैं कि आप उस बॉल को ऊपर ही रखें अपने मुंह की हवा से, वो स्पायरोमीटर है ना। इट यूज टू चेक कि आप कितनी वॉल्यूम ले रहे हैं, उसके साथ एक मीटर भी लगा रहता है, इट कैन चेक, राइट। एज वेल एज आप अपनी लंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स हैं उनको बेसिकली ये दिया भी जाता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी मतलब कुछ वॉल्यूम्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, इन वॉल्यूम्स को जोड़ घटा के आप कुछ और फॉर्मूले बना सकते हो और कैपेसिटीज निकाल सकते हो। तो मेन आपको वॉल्यूम्स याद करनी है और कुछ नहीं, और आपकी मेन 4 ही वॉल्यूम है, इनको आपको एक सीक्वेंस में ही याद रखना होता है। सबसे पहले टीवी, क्योंकि सबसे कॉमन है, सबके घर में टीवी होता है, तो नॉर्मल आप जो सांस लोगे और छोड़ोगे दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम या टीवी। ये आपका 500 ml के आसपास होती है। 500 ml आपने सांस ली, 500 ml आपने सांस छोड़ी, 500 ml आपने सांस ली, 500 ml आपने सांस छोड़ी, नॉर्मल कंडीशन दैट इज टीवी। इससे कॉमन कुछ नहीं होता। फिर है आईआरवी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
नॉर्मल सांस के बाद कितनी सांस खींच ली, ब्रह्मांड की सारी हवा अंदर लेगा क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2.5 से 3 लीटर अंदर लेगा एक बार में, यानी 2500 से 3000 ml एक बार में खींच ली। ऐसी हवा जो एडिशनल मैंने इनहेल करी आफ्टर टीवी, टीवी तो है ही, 500 ml तो मैंने ली ही, वो तो मेरी जरूरत है, टीवी ले ली, उसके ऊपर जो ली दैट इज IRV 2.5 से 3 लीटर। ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सेम चीज है लेकिन कम है, 1 to 1.1 लीटर। सर ये कम क्यों है? आप सोच के देखो, आप खुद छोड़ के देखो हवा, आपको पता लग जाएगा कि ये कम क्यों है। जितनी हवा आप ले सकते हो उतनी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लंग्स में कुछ हवा हमेशा चाहिए, अदरवाइज ये कोलैप्स हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ हवा हमेशा चाहिए, अदरवाइज ये कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए इनमें हमेशा हवा रह जाती है, जितनी हवा आप लेते हो उतनी हवा आप छोड़ते नहीं, दैट वाई इट इज 1 to 1.1 लीटर। तो नॉर्मल हवा छोड़ने के बाद मैंने जितनी हवा और छोड़ी दम लगा के, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर रिजर्व वॉल्यूम, मैंने बताया सारी की सारी हवा नहीं निकल सकती, ऐसी हवा जो मैंने जोर लगा के छोड़ दी उसके बाद भी लंग्स में रह गई, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब रेसिड्यू, बची हुई, 1.1 to 1.2 लीटर, जो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी रह गई। और उसके अलावा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अलग से हवा रह जाती है, जो कि हम यहां पर पढ़ते नहीं है, उसे आपका एनाटॉमिकल डेड वॉल्यूम कहा जाता है, जो कि आपकी लगभग 150-200 ml के आसपास रहती है। कई किताबों में 150 ml ही लिखा रहता है। तो ये चार चीजें हैं। पहला, नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम आधा लीटर, 500 ml कह सकते हैं। नॉर्मल सांस ली और सांस ली, 2.5 से 3 लीटर IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल सांस छोड़ी, ज्यादा सांस छोड़ी, बहुत ज्यादा जोर से नहीं छोड़नी वरना कहीं और से निकल जाती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV 1 to 1.1 लीटर। और पूरे जोर लगाकर सांस छोड़ने के बाद भी जो लंग्स में रह गई, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम IRV। ये चारों वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारी वॉल्यूम है। इन वॉल्यूम्स को जोड़ जुड़ा के हम लोग क्या बना सकते हैं? कैपेसिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी इसमें टीवी को और IRV को, इंस्पिरेटरी है तो IRV को ऐड कर दो टीवी के साथ, हो गई आपकी 1+2। जैसे 500 ml 2.5 से 3 ml यानी हो जाएगी 3 से 3.5 लीटर आपकी हो जाएगी। EC यानी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी मतलब वही, टीवी को जोड़ दो और साथ में आपका ERV को जोड़ दो, एक्सपिरेटरी है तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो। FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें 3 और 4 को जोड़ दो, यानी आपका RV और ERV को जोड़ दो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है ना, फंक्शनल हो, रेजिडुअल कैपेसिटी, जोर से आपने सांस नहीं छोड़ी है और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो भी अंदर भरी हुई है, यानी ERV प्लस RV यानी 3+4। वाइटल कैपेसिटी 1+2+3 यानी टीवी प्लस IRV प्लस ERV, इनका सम आप निकाल सकते हो, आपको पहले से ही पता है इनकी वॉल्यूम्स क्या है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी यानी 1 2 3 4 सारी की सारी आप ऐड करते चले जाइए, ये चारों ऐड कर दोगे तो आपको TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। एंड की अगर आप ये स्टार्टिंग की 3 ऐड कर दोगे तो आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगी, एंड देन FRC आपको मिल जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करने से, एंड देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो टीवी प्लस IRV, एक्सपिरेटरी है तो टीवी प्लस ERV, इंस्पिरेटरी है तो IRV ले लिया, एक्सपिरेटरी है तो ERV ले लिया, FRC है तो आपका 3+4 ले लिया, एंड देन वाइटल कैपेसिटी 1+2+3, टोटल लंग कैपेसिटी, चारों के चारों वॉल्यूम्स का सम कर दीजिए, टोटल है तो चारों का सम हो जाएगा, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। राइट, एक बार इसको आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारी चीजों को एक बार आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपको ज्यादा सेंस बनाती हुई चीजें यहां पर दिख रही होंगी। मेन है गैसियस एक्सचेंज, तो गैसियस एक्सचेंज की प्राइमरी साइड जो है एल्वियोलाई है ना। और फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को? गैसियस एक्सचेंज कब ज्यादा होगी भाई? आपका गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन ज्यादा कब होगी? जब प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा। भाई समझ लीजिए, यहां पर 2 डब्बे हैं, एक डब्बे में, ये 2 डब्बे मान लीजिए, एक डब्बे में 6 मॉलिक्यूल्स हैं और एक डब्बे में 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें जाएंगी लेकिन थोड़ी स्लो जाएंगी। यहां पे 600 मॉलिक्यूल हैं और यहां पे 2 मॉलिक्यूल हैं। अब यहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, यहां कंसंट्रेशन बहुत कम। यहां के मॉलिक्यूल्स मरे जा रहे हैं उस साइड जाने के लिए, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। पहले यहां 6 मॉलिक्यूल, यहां 2 मॉलिक्यूल, डिफरेंस सिर्फ 4 का। यहां 600 मॉलिक्यूल, यहां 2 मॉलिक्यूल, डिफरेंस 598 का। जितना बड़ा डिफरेंस उतनी तेजी से मॉलिक्यूल्स रश करेंगे, यानी जितना बड़ा ग्रेडियंट उतनी तेजी से मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जितनी मेम्ब्रेन पतली होगी उतना डिफ्यूजन अच्छा होगा। मोटी डिफ्यूजन बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी चमड़ी बहुत थिक है तो क्या यहां से गैसियस एक्सचेंज होता है? नहीं। लेकिन आपकी बॉडी में ही जो ब्लड वेसल है, जो एल्वियोलाई है, इससे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो आप ये देखिए, ये आपका एल्वियोलाई है, लंग्स का एल्वियोलाई, और इसके पास में ब्लड वेसल है, और इस एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में बेसमेंट मटेरियल है। ये तीनों की तीनों लेयर्स मिलकर भी 1 mm से कम की होती हैं व्हेन इट कम्स टू देयर डायमीटर। तो मेरे भाई 3 लेयर हैं, फिर भी 1 mm से कम इनकी थिकनेस है, तो ये तो बहुत पतली हुई, और पतली हुई तो इसीलिए यहां पर बेटर डिफ्यूजन होता है ना। 3 लेयर है तब भी 1 mm से कम इनकी थिकनेस है। एंड तीसरा सॉल्युबिलिटी। अगर कोई चीज ज्यादा सॉल्युबल है, अगर कोई चीज ज्यादा सॉल्युबल है मेम्ब्रेन में, तो वो आसानी से दोनों मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। कोई मेम्ब्रेन में कम सॉल्युबल चीज है तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो मोर द सॉल्युबिलिटी मोर द डिफ्यूजन। तो यहां पर आपको एक प्रिंसिपल पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी 20 से 25 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए ब्लड प्लाज्मा में आपका CO2 ज्यादा सॉल्युबल है, तो ये ज्यादा ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन कम ट्रेवल करता है। तो ये 3 चीजें हैं। एक तो मेम्ब्रेन आपकी थिन होनी चाहिए, राइट। एक ग्रेडियंट अच्छा खासा होना चाहिए, यानी डिफरेंस होना चाहिए। एक जगह कोई चीज ज्यादा होनी चाहिए, एक जगह कम, तो ज्यादा से कम की तरफ वो मूव करेगी, डिफ्यूज करेगी। एंड तीसरा, सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूल्स की हाई होनी चाहिए, तब जाके बढ़िया तरीके से आपका डिफ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए, दुनियादारी में आपके जो ऑक्सीजन और CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ग्रेडियंट क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एनसीईआरटी का ये टेबल है। तो अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें, तो एटमॉस्फेयर में, एक एटमॉस्फेयर में कितना आपका प्रेशर होता है? अराउंड 760 mmHg, 760 mmHg के आसपास। और आपको पता है आपका ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है? अराउंड 20.8%। तो आपका यहां पर कितना प्रेशर आ जाता है? 159 आ जाता है आउट ऑफ 760 mmHg। और आपका CO2 का निकल के आता है 0.3 के आसपास। तो ये mmHg में प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर में आपका 159 एंड 0.3, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और CO2 बहुत कम। फिर आपका एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने सांस ली है तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा हुआ है, और आपका 40। हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम नंबर 40 होगा। मिनिमम नंबर इज 40। एनवायरमेंट को छोड़ दीजिए, यानी एटमॉस्फेयर को छोड़ दीजिए, वहां पर आपकी जो CO2 है इट इज 0.03%, तो उसका नंबर 0.3 निकल के आता है। और आपकी जो ऑक्सीजन है दैट इज अराउंड 21%, तो उसका नंबर 159 mmHg निकल के आता है। उसके अलावा कहीं भी कोई भी कम होगा तो वो आपका क्या होगा? 40 नंबर लेके बैठा रहेगा। जैसे यहाँ CO2 कम है 40, ऑक्सीजन कम है 40, CO2 कम है 40, ऑक्सीजन कम है 40। जब भी कोई कम होगा उसकी वैल्यू 40 होगी। और जब भी CO2 ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा नहीं होगा। जब ऑक्सीजन कम है उसकी वैल्यू 40 है तो CO2 की बहुत ज्यादा नहीं होगी, 45 के आसपास होगी। जब ऑक्सीजन की 40 तो CO2 45 ज्यादा नहीं बढ़ा। जब ऑक्सीजन की 40 तो CO2 45 ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा होगा। जैसे जब आपके CO2 की 40 तो ऑक्सीजन की 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब CO2 की 40 तो ऑक्सीजन की 104 एल्वियोलाई में। तो इसको आप कैसे आप समझ सकते हो? ए डॉट, ए डॉट। ए का मतलब एटमॉस्फेयर, ए का मतलब एल्वियोलाई, डी का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, ओ का मतलब ऑक्सीजनेटेड, टी का मतलब टिश्यू। ए डॉट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ए फॉर एटमॉस्फेयर, इसमें हमें पता है कि 159 O2 का, और उसके बाद 0.3 CO2 का। दूसरा आपका एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में पता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा, तो लोअर नंबर तो हमेशा 40 रहेगा, ऑक्सीजन 104। डॉट डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कम है, तो कम नंबर जिसका वो हमेशा 40, और CO2 ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो इट इज 45। उसके बाद O यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका ऑक्सीजन काफी ज्यादा हो जाएगा, इट इज अराउंड 95, और कम नंबर CO2 का है तो वो तो 40 होगा ही। और T का मतलब टिश्यू, टिश्यू में तो CO2 बनता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो वहां CO2 ज्यादा तो ऑक्सीजन कम, तो 40, CO2 ज्यादा तो ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा नहीं होगा, 45। सारी वैल्यूज आपको याद हो जाती हैं। अब देखिए स्टेप्स क्या है आपकी रेस्पिरेशन में। पहला तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी आप सांस लोगे और अपने फेफड़े को हवा से भर लोगे, यानी आपने सांस ली, इंस्पायर करी हवा, और आपके फेफड़ों में हवा आकर के बैठ गई। दिस इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा प्रोसेस आपका डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई है, ये ऑक्सीजन लोड कर देगा आपका कहां पर? ये ऑक्सीजन लोड कर देगा आपका इस पर्टिकुलर इलाके में, ऑक्सीजन लोड कर देगा। और ऑक्सीजन अगर लोड कर देगा मेरे दोस्त, तो ये ऑक्सीजन जो है आपका टिश्यू के पास चला जाएगा, और CO2 यहां पर आकर के कहां चली जाएगी? आपका यहां चली जाएगी, है ना। और CO2 बाहर निकल जाएगी आपकी बॉडी से। तो डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलाई, तो यहां से CO2 आपकी बाहर, O2 आपके अंदर, ये आपको देखने को मिली।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर यहां पहुंचा और CO2 को लेकर के यहां पहुंचा, दिस इज ट्रांसपोर्ट। चौथा, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन कि हाँ भाई ऑक्सीजन आपने टिश्यू को दे दी और CO2 आपने टिश्यू से बाहर भेज दी, ब्लड में दे दी। और पांचवा, रेस्पिरेशन इन टिश्यू। अब टिश्यू में अगर आपकी ऑक्सीजन आ गई है तो यहां पर ये एनर्जी बना लेगा, ये काम आपको देखने को मिला। तो आराम से देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कितना ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159। एल्वियोलाई में कितना ऑक्सीजन, एल्वियोलाई में 104, एल्वियोलाई में 104। तो 159 ज्यादा 104 कम, तो क्या हवा अंदर आ जाएगी, फेफड़ों में आ जाएगी। अब हवा जो है यहां पर आई, यहां पर 104 है ऑक्सीजन, यहां से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन 40 है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन कम है, यहां 104 है, यहां से यहां ऑक्सीजन लोड हो गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका टिश्यू के पास चला गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, 95, और टिश्यू में ऑक्सीजन कम है दैट इज 40, तो 95 से 40 के साथ चला गया, है ना। फिर यहां पे CO2 की वैल्यू है क्या, ज्यादा है यहां पर CO2 45, और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहां पे थी 40, तो 45 से 40 यहां पे CO2 लोड हो गई। उसके बाद ये आपकी यहां पर बढ़ी, तो यहां पर अगर आप देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो CO2 की वैल्यू क्या है 45, एल्वियोलाई में CO2 की वैल्यू 40, तो 45 से 40 की तरफ चली गई, और यहां आपकी 40 है वैल्यू CO2 की, और बाहर कितनी है एटमॉस्फेयर में 0.3, तो बाहर की साइड चली गई। तो ऑक्सीजन क्यों अंदर आया, CO2 क्यों बाहर गया, ये सारा का सारा ग्रेडियंट का खेल है। अगर आपको टेबल याद आ गया तो नॉर्मली आप आसानी से इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस इज योर ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। नाउ अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन जो है यह आपका 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, और इसको रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन नाम की गाड़ी है जो कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैठा सकती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मतलब O2। तो कोई पूछ ले एटम कितने बैठा सकती है, 8 एटम्स बैठा सकती है और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैठा सकती है। 4 सीटर कार है तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर बैठ जाते हैं, और आरबीसी आपका ब्लड तो फ्लो करता रहता है, तो आपका एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाकर छोड़ देगा। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, ऑक्सीजन को पकड़ भी सकता है, छोड़ भी सकता है, राइट। और 3% सिर्फ प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा में ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। मैंने क्या बताया था, CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2। तो प्लाज्मा में O2 से ज्यादा कौन ट्रेवल करेगा, CO2। तो O2 सिर्फ 3% प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है, जबकि CO2 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है, डबल के आसपास प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता है। आरबीसी यहां पर 97% ऑक्सीजन को ले जाती है, यहां 20 से 25% ही आपका CO2 को ले जाती है, एंड 70% जाता है ये इन द फॉर्मेट ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ये जो आपकी दो लाइनें हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले कोई पूछ ले ऑक्सीजन कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, आरबीसी के थ्रू 97%, प्लाज्मा के थ्रू 3%। CO2 कैसे कैसे हुआ, ज्यादा सॉल्युबल है तो ऑक्सीजन से डबल से भी ज्यादा ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल हुआ। ऑक्सीजन 3% प्लाज्मा के थ्रू जा रही थी, CO2 7% गई आपकी प्लाज्मा के थ्रू। देन आपका आरबीसी के थ्रू 20 से 25% यानी एवरेज 23%, 7 और 23 30 हो गए, बचा हुआ 70% जाता है एज बाइकार्बोनेट। तो कोई पूछ ले मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट और मैक्सिमम O2 इज ट्रांसपोर्टेड एज, तो आप बोलेंगे आरबीसी में बैठा करके, हीमोग्लोबिन में बैठा करके इसको भेजा जाता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो हेमोग्लोबिन जो है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिवर्सिबली बाइंड कर सकता है। यानी सवारी बैठाने से कोई फायदा थोड़ी है, सवारी को सही जगह पहुंचा करके उसको छोड़ना भी तो है, तो डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ भी देता है। तो यहां पर एक कर्व आता है, इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसको कहा जाता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इस कर्व का नाम डिसोसिएशन कर्व क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कर्व से हमें यह पता लगता है कि किन किन पॉइंट्स पे, किन किन कारणों की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो सकता है, हट सकता है, राइट। तो ये आपका सिग्मॉइड कर्व है ना, एस शेप कर्व है जिसे सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। तो यहां पे आपका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, है ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये आपका mmHg में ऑक्सीजन का प्रेशर है। एंड यहां पर अगर आप देखें तो ये है परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन मतलब हेमोग्लोबिन पे कितने मॉलिक्यूल्स बैठ चुके हैं ऑक्सीजन के। तो जब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती हो जाती है तो इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन की दोस्ती हो जाती है तो इसे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो यहां पर मेरे दोस्त आपका लेट्स से एक ऑक्सीजन बैठ चुका है आपका
हेमोग्लोबिन के ऊपर, तो 4 में से 1 सीट भर गई, 25% सैचुरेशन हो गई। फिर आपका दूसरा बैठ गया, 4 में से 2 सीट भर गई, 50% सैचुरेशन। तीसरा बैठ गया 75% सैचुरेशन। चौथा बैठ गया 100% सैचुरेशन। तो अगर आप देखें तो इट इज अ कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना जैसा प्रोसेस है ये। पहला अगर आप देखें तो पहला ऑक्सीजन बैठने में पार्शियल प्रेशर अच्छा खासा लगा, यहां पर देखिए अच्छा खासा लगा। दूसरा बैठने में यानी 50%, अगर आप देखें 25 से 50% आप गए तो प्रेशर में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई। यहां देखिए, यहां आपकी 1 से 2 सीट भर गई, ये एक्सिस इतनी बड़ी, लेकिन यहां पर इतनी थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी ही बड़ी। उसके बाद 75% देखिए, 75 में क्या बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई? नहीं भाई। तीसरा वाला और आसानी से चढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाना पड़ा। और चौथा, अब तो भैया गड्डी एकदम भर चुकी है, तो यहां पर ये आपका फुल्ली सैचुरेट हो जाता है। इसके बाद खेल खत्म हो जाता है। तो पहला बैठाने में दिक्कत हुई, दूसरा बैठाने में कम दिक्कत, तीसरा बैठाने में कम दिक्कत, चौथा बैठाने में और कम दिक्कत। 3 पहले से हैं उसको सहारा देने के लिए, लेकिन चौथे के बाद आप और नहीं बैठा सकते, दैट्स व्हाई इट सैचुरेट्स। इसके ऊपर आपका और नहीं बैठ सकता, आप कोई 100% आपकी एफिकेसी यहां पर रीच हो चुकी है। अब अगर आप देखें तो ये कर्व जो है कई बार राइट हैंड साइड में भी शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट हैंड साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। ये राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है कर्व, इसका मतलब ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूट रही है, ये डिसोशिएट हो रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसोशिएट कर सकते हैं आपके ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती को? हमारे देश के जवान हमेशा राइट होते हैं, इसीलिए ट्रिक का नाम है कैडेट राइट। कैडेट राइट है ना, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब कैडेट बढ़ेगा। कैडेट बढ़ेगा मतलब सी का मतलब CO2 बढ़ेगी। CO2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो CO2 हीमोग्लोबिन से चिपकने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन को लात मार के नीचे उतार देगा, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। एसिडिटी बढ़ेगी या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी विच इज एसिडिटी, और एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच कम होता है एसिड का, तो ये तीनों चीजें सेम ही है। अब एसिडिटी बढ़ेगी मतलब भाई CO2, इसको लंबा करके लिखो, COO, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। CO2 बढ़ेगा तो एसिडिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी ना, तो CO2 बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। डी का मतलब DPGA, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर बढ़ा तो आपका ग्राफ राइट साइड में जाएगा। ई का मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, ग्राफ राइट साइड में जाएगा। टी का मतलब टेम्परेचर बढ़ा, ग्राफ राइट साइड में जाएगा, यानी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की दोस्ती टूटेगी। और अगर ग्राफ लेफ्ट साइड में गया यानी उनकी दोस्ती और स्ट्रांग हो रही है। इन सबको क्या कर दो, उल्टा कर दो। CO2 कम हो रहा है, दोस्ती पक्की। एसिडिटी कम हो रही है, दोस्ती पक्की। DPGA कम हुआ, दोस्ती पक्की। एक्सरसाइज कम, दोस्ती पक्की। टेम्परेचर कम, दोस्ती पक्की। तो इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि दोस्ती कब पक्की होगी यानी लेफ्ट, और दोस्ती कब टूटेगी ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की, दैट इज राइट। इसीलिए हमने यहां पर ट्रिक देखी, कैडेट राइट। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करने वाला, ये 5 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, और 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सिर्फ 4 ml CO2 कैरी करता है। तो CO2 के ट्रांसपोर्ट की भी एक बार बात कर लेते हैं सिंपल तरीके से। देखिए मैंने क्या कहा, आपका CO2 जो है सेल के अंदर बनेगा, ये आपका सेल है या टिश्यू है, इसके अंदर क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन से, और ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल है। सिमिलरली ये आपकी ब्लड वेसल है, और ये आसपास क्या है, आपका एल्वियोलाई है, राइट, जहां पर आपको CO2 को पहुंचाना है फाइनली। तो यहां पर टिश्यू है, यहां पर CO2 बना, और आपको एल्वियोलाई में CO2 को पहुंचाना है, जिससे आप सांस बाहर छोड़ के CO2 को बाहर फेंक सको। तो यहां CO2 प्रोड्यूस हुआ टिश्यू के अंदर। अब ये 3 तरीके से मूव कर सकता है, 70% एज बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा, एंड 23% या कह सकते हो 20 से 25% इन RBC। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले CO2 जो है ये आपका डिजॉल्व स्टेट में आया। डिजॉल्व स्टेट यानी एज प्लाज्मा 7%, खेल खत्म, इसकी कोई बात नहीं करनी। ये प्लाज्मा आपका बहता रहेगा और आपका पहुंच जाएगा कहां पर, पहुंच जाएगा आपका यहां पर बहुत ही ज्यादा इजीली। प्लाज्मा बहता रहेगा और जाकर के लोड हो जाएगा एल्वियोलाई में, इस वाले की कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जो हम कहते हैं दैट इज योर RBC। RBC में कैसे जाएगा, दिस इज योर एरिथ्रोसाइट। RBC में कैसे जाएगा ये समझिए, यहां पर आपका RBC में जाकर के ये बैठ सकता है हेमोग्लोबिन के ऊपर, और कार्बमिनो हेमोग्लोबिन बन सकता है। तो RBC के अंदर हेमोग्लोबिन है, उसके ऊपर CO2 बैठ गया 23% के आसपास। ये RBC जब ट्रेवल करेगी तो इसमें साथ साथ ये पहुंच जाएगा आपका HbCO2, यानी कि आपका हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, फिर CO2 आपका अलग हो जाएगा, ये CO2 भी आपका एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ RBC में हेमोग्लोबिन पे बैठ के गए, कुछ डायरेक्टली प्लाज्मा में गए। मेन है बाइकार्बोनेट। यहां पर क्या हुआ, CO2 आया आपका RBC में,
आरबीसी में अगर आप देखें तो यहां पर CO2 जो है इसको वाटर के साथ इंटरेक्ट कराया और एक एंजाइम होता है जो आरबीसी में भी पाया जाता है और प्लाज्मा में भी कुछ लेवल पे पाया जाता है, थोड़ी सी अमाउंट में पाया जाता है। इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कार्बोनिक एसिड बना दे CO2 और वाटर को जोड़ के और उसके बाद उसको तोड़ भी दे, दोनों प्रकार के रिएक्शन कर सकता है। तो CO2 और वाटर को जोड़ करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना और कार्बोनिक एसिड HCO3 और प्रोटॉन में टूट भी गया। उसके बाद ये HCO3 जो है ये आपका क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है। और HCO3 यानी कोई नेगेटिव आयन अगर बाहर आएगा तो प्लाज्मा में पहले से Cl नेगेटिव पाए जाते हैं, ये आपका कहाँ चले जाते हैं, ये आपका आरबीसी में चले जाते हैं टू कॉम्पनसेट। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं भाई। कोई नेगेटिव चीज अगर आरबीसी से बाहर निकली है तो चार्ज कंपनसेशन के लिए आपका प्लाज्मा में से भी कोई चीज आरबीसी में भेजनी पड़ेगी जिससे आरबीसी का चार्ज डिसरप्ट ना हो। तो क्लोरीन को हमने अंदर भेज दिया, इसे क्लोराइड शिफ्ट फेनोमेना कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट फेनोमेना कहा जाता है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा, CO2 है, वाटर आपका पाया ही जाता है हर सेल के अंदर, दोनों मिक्स हो जाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में और H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस तोड़ भी सकता है और बना सकता है HCO3 और H पॉजिटिव, राइट। तो HCO3 आपका बाहर आ गया, प्लाज्मा में आ गया। आगे चल के क्या होता है, ये प्लाज्मा में ट्रेवल करता रहेगा और HCO3 एंड में क्या हो जाएगा, दोबारा से आपका आरबीसी में चला जाएगा और सेम रिएक्शन होगा उल्टी दिशा में। HCO3 जो है अब प्रोटॉन के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेगा और H2CO3 फिर CO2 और वाटर में टूट जाएगा, वाटर सेल में होता ही है और CO2 आपका कहां पहुंच जाएगा, एल्वियोलाई। मैं जानता हूं ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। आपका CO2 बना टिश्यू में, अब वो जो CO2 है टिश्यू के अंदर या तो ये प्लाज्मा में आ जाएगा डायरेक्टली 7%, खेल खत्म, प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करता रहेगा और एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, या ये आपका हेमोग्लोबिन के साथ दोस्ती कर लेगा और बनानेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 23% के आसपास और आरबीसी में बैठ करके ट्रेवल करेगा। आरबीसी इसको ले जाएगी किसके पास, एल्वियोलाई के पास, और वहां जाकर के CO2 रिलीज कर देगा, हेमोग्लोबिन और CO2 की दोस्ती टूट जाएगी। तो एकदम सिंपल है। व्हेन इट कम्स टू बाइकार्बोनेट तो क्या होता है, CO2 आया आपका ब्लड के अंदर, है ना, आरबीसी के अंदर। आरबीसी में एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, प्लाज्मा में भी वो एंजाइम पाया जा सकता है। तो आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस मिला तो CO2 और वाटर की दोस्ती हो गई और इन्होंने बना लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड के द्वारा टूट भी जाता है और बना लेता है प्रोटॉन और HCO3 नेगेटिव, और ये HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में ट्रेवल कर सकता है। ये HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में ट्रेवल करते करते यहां पहुंच गया। अब सारे रिएक्शन उल्टे होंगे, पहले क्या बना, वाटर और CO2 मिला करके H2CO3, फिर प्रोटॉन और HCO3 नेगेटिव। अब HCO3 नेगेटिव दोबारा से आरबीसी में चला जाएगा और प्रोटॉन के साथ मिलकर H2CO3 बना लेगा, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोबारा से CO2 और वाटर बना लेगा, वाटर सेल में ही रह जाएगा, CO2 बाहर, दैट्स इट। यही बात, 3 रिएक्शन है ना, 2 ही मान लो, और दोनों कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही आपके कैटेलाइज करा सकता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर H2CO3 और H2CO3 को तोड़कर H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब इसी को उल्टा कर दो, आपका एल्वियोलाई के पास जाकर HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलाकर H2CO3 और इसको तोड़ करके H2O एंड CO2, दैट्स इट। तो जब CO2 से बाइकार्बोनेट बनाना है तो ये वाली पाथवे फॉलो कर ली और इसे प्लाज्मा में भेज दिया, और जब आपका उल्टा करना है तो प्लाज्मा से इसे आरबीसी में बुला लिया और CO2 और वाटर अलग अलग कर लिए, दैट्स इट। ये आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट है जो हमने यहां पर देखा। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि आप रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं रेस्पिरेशन का, कभी सांस तेज लेनी है या फिर नॉर्मल बेसिस पे अगर रेस्पिरेशन करना है तो आपकी बॉडी इतनी सक्षम कैसे है, इतनी सशक्त कैसे है कि बेसिकली 12 से 16 बार आप जब से पैदा हुए तब से लगातार सांस ले रहे हैं और आप सोच भी नहीं रहे इस बारे में, तब भी आपकी बॉडी सांस ले रही है, कैसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट सेंटर है, पहला जो सेंटर है ये है मेडुला में, राइट, दिस इज मेडुला वाला सेंटर, इसको कहा जाता है मेन सेंटर, M फॉर मेडुला, M फॉर मेन रेस्पिरेटरी सेंटर या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेशन की रिदम को, नॉर्मल ब्रीदिंग को यही कंट्रोल करेगा, सांस लेना और छोड़ना। दूसरा पोन्स, P फॉर पोन्स, P फॉर न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। ये क्या करता है, ये मेडुला को
कई बार कंट्रोल करता है और कहता है कि भाई जल्दी जल्दी सांस छोड़ दो, बॉडी में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा CO2 और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एसिड और CO2 ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जल्दी इनको बाहर निकालो और ऑक्सीजन लो, तो सांस जल्दी आने लग जाती है, जल्दी छूटने लग जाती है, CO2 और प्रोटॉन जल्दी जल्दी रिमूव हो जाते हैं और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बॉडी में भर जाता है। तो जब भी बॉडी में कोई गड़बड़ी का सिग्नल आता है तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पॉन्स में प्रेजेंट है, ये मेडुला को कहता है कि चलो भैया काम पे लग जाओ, जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, राइट। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो लेट से आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है तो उसमें तो आपका ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम कर ही रहा है, नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं, नॉर्मली आप सांस छोड़ रहे हैं। अगर समझ लीजिए ब्रेन का फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें ज्यादा प्रोटॉन और CO2 हो गए, या फिर आपका ये जो मेडुला है इसके आसपास भी आपका ये फ्लूइड भरा रहता है, इसमें लेट से ज्यादा प्रोटॉन और ज्यादा आपका CO2 हो गया, तो इसे पता लग जाएगा इसको बाहर निकालना है, तो पोन्स इसको सिग्नल देता है ना, और कहता है जल्दी जल्दी क्या करो, रेस्पायर करो। सिमिलरली हार्ट के पास कुछ अलग से आपके सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आपका एरोटा जो मेन आपकी आर्टरी है, राइट, जो कि सारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, जो मेन आर्टरी है इसकी जो आर्क है इसे कहते हैं एरोटिक आर्क, और कैरोटिड आर्टरी जो कि आपके हार्ट में ही ब्लड पहुंचाती है इसको कहते हैं हम कैरोटिड आर्टरी की आर्क। तो एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी की आर्क ये जो है, इनमें जब आपका वही प्रोटॉन और CO2 बढ़ने लगता है तो ये भी सिग्नल दे सकते हैं आपके मेडुला को और कह सकते हैं कि भाई जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओ जल्दी जल्दी सांस लेके, और CO2 और प्रोटॉन की मात्रा कम करो, है ना। तो यहां पर आपका एडिशनल ये कुछ रेगुलेशंस पाई जाती हैं। डिसऑर्डर की अगर आप बात करें तो सबसे कॉमन जो डिसऑर्डर है ये है अस्थमा। विजिंग साउंड यहां पर आती है, यानी सांस लेंगे तो आवाज आएगी, क्योंकि यहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी किसकी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, यानी आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल अगर सूज गए हैं तो उनके अंदर स्पेस अब कम है, तो आप बहुत ज्यादा हवा नहीं ले पाएंगे, तो आपको अल्टीमेटली सांस लेने में तकलीफ होगी। समझ लीजिए नलकी है, अब ये नलकी अगर इन्फ्लेमेट हो जाए, सूज जाए, अंदर से सूज जाए, अगर अंदर से फूल जाएगी तो इसका ओवरऑल ये जो छेद है ये तो छोटा हो जाएगा ना, तो सांस इससे बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी, यानी यहां पर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स हो जाती है, जिस वजह से सांस ठीक तरीके से नहीं आती, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। एम्फिसीमा की अगर आप बात करें तो क्रोनिक डिसऑर्डर है, विद टाइम डेवलप होती है, आपको इस डिसऑर्डर को लाना पड़ता है ना, कैसे, सिगरेट सुट्टा फूक फूक के। तो क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग से होती है, विद टाइम आपको ये डिजीज देखने को मिलेगी, जहां पर एल्वियोलाई की जो वॉल है ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी डिसरप्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो आपका गैसियस एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं हो पाता, एंड आपके एल्वियोलाई की वॉल अगर डैमेज हो गई है तो ओवरऑल सरफेस एरिया उनका कम हो जाता है, तो उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती बॉडी तक जितनी पहुंचनी चाहिए। एंड ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर, यानी आप कुछ काम करते हैं, लेट्स से आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ग्लास फैक्ट्री में, स्टोन फैक्ट्री में, मेटल इंडस्ट्री में, तो उनके जो कण हैं वो आपके लंग्स में जा सकते हैं, आपके ट्रैक्ट्स में जा सकते हैं, एंड फाइब्रोसिस कॉज कर सकते हैं, यानी फाइबर अक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, आपके जो लंग्स हैं ये अब बैलून जैसे ना होकर के आपके फ्लेक्सिबल ना होकर रिजिड होने लग जाएंगे, एंड अल्टीमेटली काफी सारी तकलीफ आपको हो सकती है। लेट्स से कि कोई ट्रैफिक के लिए काम करते हैं, राइट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो उनको खड़ा ही रहना है वहां पर ऐसे इलाके में जहां पे खूब सारे व्हीकल्स हैं, सो दे नीड टू वियर मास्क, अदरवाइज उनके लंग्स में काफी सारी डस्ट चली जाएगी। तो सिलिकोसिस अगर आप सिलिका के आसपास है तो एस्बेस्टोसिस, अगर आप ग्लास और मेटल फैक्ट्री में है तो सिलिका और एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस हो सकता है। मेन इनका जो एक तरीके से इलाज बोले या बचाव बोले वो यही है कि आप मास्क पहने और अल्टीमेटली अपनी फैमिली की केयर भी करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही उनकी सुरक्षा है। सो अगर कोई ऐसे इलाके में काम करता है तो उनको आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप मास्क पहनिएगा और अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनिएगा, बिकॉज ये पार्टिकल्स काफी थिन होते हैं, बहुत लो क्वालिटी के मास्क से भी ये अंदर घुस सकते हैं और लंग्स को एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज कर सकते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ नोट्स, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, एकदम कॉन्क्रीट तरीके से क्लियर हो गया होगा। इफ यस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग द समरी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस, यानी कि यहाँ पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की चर्चा कर रहे होंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में और ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।